नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक ऐसे राजा की कहानी आपने सुनी होगी जो अपने लोगों के हित में कुछ ऐसे फैसले लेता था जो कहीं ना कहीं लोगों की अहित में काम करते हुए नजर आते थे। एक ऐसा फैसला जो कि दिल्ली से दौलताबाद तक राजधानी को शिफ्ट करने का था, याद किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जुड़ गया है। आप मोहम्मद बिन तुगलक को किसी और चीज़ के लिए याद नहीं करते हैं। उन्हें लगता था कि प्रशासन बेहतर चल पाएगा अगर महाराष्ट्र के दौलताबाद चले जाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है वो दिल्ली से कंट्रोल नहीं हो रही है। राजधानी ले जाने के बदले उन्होंने यहाँ की जनता को भी कहा कि आप दौलताबाद चलिए। जाने में बहुत से लोग मारे गए। वहाँ उनको यह एहसास हुआ कि फैसला गलत हो गया। फिर वो वापसी, और जब वापसी उन्होंने की तो फिर कहा कि जितनी जनता दिल्ली से हमारे साथ आई थी वो सब वापस भी जाएगी। तो कुछ मारे गए थे जाने में, और कुछ उतनी लंबी यात्रा, उस वक़्त यात्रा की क्या सुविधा रही होगी, वापसी में मारे गए। सोच सही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं है तो क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। ये दिल्ली की कहानी और दौलताबाद की कहानी, ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सिर्फ एक बार इतिहास में घटित हुई हो, ऐसा नहीं है। बिहार में जहरीली शराब पीने से अभी तक, और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, करीब 28 के आसपास मौतें हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये तो सरकारी आंकड़ा है, मौत बहुत हुई है। और सरकारी चूँकि आंकड़ा ये कहता है कि 28 या 27 मौतें हुई हैं 30 के आसपास, तो फिर हम यही कहेंगे, बताने वाले बता रहे हैं कि दुगनी तिगनी ये संख्या भी हो सकती है। खैर, उसमें न भी जाएं, एक ही जान काफ़ी होती है। एक ही फैसला जो कि बार बार गलत साबित हो रहा है। आखिरकार कोई ज़िद अगर ऐसी है जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलती है तो फिर वो किस बात की ज़िद। अब तो वो राजशाही भी नहीं है, अब तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि आपकी एक अधिकार के तौर पर शासन मिल जाया करता था। अब तो यहाँ चुनाव लड़ते हैं लोग और फिर मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं। तो फिर 1 अप्रैल 2016 का शराबबंदी का जो फैसला है बिहार में, वो बार बार अगर गलत साबित हो रहा है तो उसे क्यों कायम रखा जा रहा है। सिवान, गोपालगंज और सारण, शुरुआत में लगा जैसे गोपालगंज में नहीं है, लेकिन अब गोपालगंज में भी इस घटना के फैल जाने की खबर आ चुकी है। और आप मान कर के चलिए कि कई परिवार, कई जिंदगियां तबाह, कई परिवार तबाह, और सब लोग इस बात को लेकर के परेशान कि आखिर जब इतनी आसानी से लोग दारू के नाम पर कुछ भी पी ले रहे हैं तो फिर ये शराबबंदी कैसी है। क्या केवल अंग्रेजी शराब रोकने के लिए ये फैसला लाया गया था? आज इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। शराबबंदी को रोकने के नाम पर जो भी फैसले लिए गए, उसके बाद देखा यही गया कि धड़ल्ले से लोगों को शराब न केवल गांव और दूर दराज के इलाकों में बल्कि राजधानी पटना में भी उपलब्ध है। लोग बाग बड़े आराम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और हालात ये हैं कि जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिल जाती थी उसे 300-400 रुपये दे करके ख़रीदते हैं। और अब तो इस बात की भी गारंटी नहीं कि जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो ख़रीदी गई चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। इस मामले में बताया यही जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियल स्पिरिट थी। इंडस्ट्रियल स्पिरिट, आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल अगर मानव शरीर में जाएगा तो क्या करेगा। लोग जो मारे गए वो मारे गए, अपने पीछे जो परिवार रोता बिलखता छोड़ गए अब उसे झेलना है। वो जिसकी कोई गलती नहीं है वो परिवार झेलेंगे।
और पता नहीं कितने लोग, कितने परिवार। पर आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि 7 ऐसे लोग भी हैं जो आंखों की रोशनी उनकी जा चुकी है, आंखों की रोशनी उनकी चली गई है। वो जीवन में अब क्या करेंगे? अब इस आंख से वो दुनिया नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक आदत थी शराब पीने की। सरकार ने शराब बंद कर दिया। उसके बाद उनकी जेब के मुताबिक जो भी कच्ची शराब उनको मिल रही थी वो उन्होंने ग्रहण किया, और देखिए कि क्या हालात हो गए। अब 4 लाख रुपए मिलेंगे, सरकार की तरफ से अनुकंपा राशि मिलेगी उनको जो कि ब्लाइंड हो गए और उनके परिजनों को जो मारे गए। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ भी संवेदनहीनता की एक ऐसी कहानी है जिसमें कि डीएम साहब को ये लिख कर के देना होगा, भले ही मेरा परिजन जहरीली शराब पीकर मारा गया है, मेरी मानसिक अवस्था कैसी है, लेकिन हमें लिखना होगा कि हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। ये एक अच्छी नीति है और इस नीति को लागू रहना चाहिए। ये अंडरटेकिंग जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक वो 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होना चाहिए कि मौत जहरीली शराब से हुई है, और फिर दूसरी ये अंडरटेकिंग के बगैर अनुकंपा राशि नहीं मिलेगी। कहाँ जा रहा है ये प्रशासन? किस ओर जा रहा है? जिसमें कि वो जानता है कि शराब बंदी जो है वो ठीक तरह से लागू नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ उसके प्रशासनिक पक्ष को देख रहा है वो, जिसमें कि डर के मारे लोग सड़कों पर नहीं घूमते हुए पाए जाते हैं। वरना अगर शराबबंदी लागू ना होती तो लोग बाग सड़कों पर पीकर घूमते रहते। क्या प्रशासन इतना कमज़ोर है कि उसे एक ऐसी चीज़ लागू करनी पड़ रही है जो लोगों के जान लेती है, बस ये इंश्योर करने के लिए कि शराब पीकर के लोग सड़कों पर न चले? क्या जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है वहां लोग सरे सांझ शराब पीकर सड़कों पर घूमना शुरू कर देते हैं? क्या ऐसा होता है कहीं? कौन कहता है कि जहां जहां शराबबंदी नहीं है वहां पर सुबह से ही लोग लग जाते हैं पीने में? कानून व्यवस्था अपनी एक अलग चीज होती है, शराबबंदी टोटल प्रोहिबिशन एक अलग चीज होती है। गांधी के देश में शराबबंदी एक आदर्श कल्पना थी, जिसको कि गांधी के गुजरात में ही लागू जब किया गया तो कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं वहां पर भी एक बचने की जगह दी गई है। वहां पर किस तरह से लोग शराब पीते हैं उसकी एक व्यवस्था की गई है। क्यों नहीं वैसी व्यवस्था या उस तरह की व्यवस्था को बिहार के संदर्भ में सोचा जाता है? लोग बाग क्या इसी तरह से मरते रहेंगे? ये कोई पहली ट्रेजेडी है क्या? कितने लोग मारे जाएंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और चूंकि अब तो मुआवजा देना है तो आंकड़े कम से कम रहें, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। एक दौर में तो मुआवजा नहीं देने के बारे में सरकार सोचती थी बिहार की। वो कहती थी कि हमारी नीति के खिलाफ अगर कोई शराब पी रहा है तो फिर हम उसे मुआवजा क्यों दें? वो अगर मर गया तो मर गया। आप ये सोचिए, आपकी ये अक्षमता है कि किस तरह से लोग बाग जहरीली शराब प्राप्त कर रहे हैं। कौन है बेचने वाला? कौन लेकर के वो लोगों तक पहुंचाता है? कहां ये कच्ची शराब बनती है? किस तरह से बनाई जाती है? और आपके नाक के नीचे वो डिलीवर होकर के पीने वाले कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, और आप कहते हैं हमने बहुत बढ़िया निर्णय ले लिया है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप चाहते तो हैं भलाई करना, लेकिन हो रहा है सब कुछ गड़बड़। घरों के बजट बिगड़ रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी शराब मिलने लगी है बिहार में। बिहार में अगर आप रोक देते तभी तो वो व्यक्ति अपने परिवार में कुछ पैसे दे पाता, पर रुका कहाँ, और ज़्यादा महंगा हो गया। हर जगह महंगी शराब, और जो महंगी शराब 1 का 3 नहीं दे पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो जहरीली शराब पी ले रहे हैं।
और देखिए जहरीली शराब पीने वालों की क्या दिशा हुई है। इस हकीकत को आज भी राज्य सरकार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, जो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि हमने इस फैसले के जरिए वो जो सड़कों पर नागिन डांस हुआ करता था शादियों में, उसको बंद करा दिया है। साल 2016 के अप्रैल में 1 अप्रैल से लागू हुआ ये फैसला। साल 2005 से नीतीश जी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री हैं। 11 साल तक उनको अचानक से ये बात समझ नहीं आई कि हमें शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए, और एकाएक उन्हें ऐसा लगा और फिर वो लकीर के फकीर बनकर रह गए। 11 साल तक का बिहार, उसी की बात तो वो करते हैं हमेशा अपने भाषणों में, जब कहते हैं कि यहाँ क्या था, जो था हमने किया, यहाँ कुछ भी तो नहीं था, जो किया हमने किया। वो इधर की बात कहाँ होती है, वो तो उसी दौर की बात होती है जब शराबबंदी नहीं थी बिहार में, क्योंकि राजस्व आता था और राजस्व का, एक्साइज का बहुत बड़ा जरिया है बिहार। और आप बिहार में करीब 5, 7, 10 हजार करोड़ रुपए जिस तरह से यूं ही अनाधिकृत तरीके से वो लोगों के बीच बंट रहा है, वो प्रशासन के बीच बंट रहा है, सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है। वो पैसा नहीं आ रहा होता तो बात समझ में आती, जी नहीं, पैसा आ रहा है। जो बड़े बड़े सिंडिकेट हैं वो अपने तरीके से शराब को स्मगल कर ले रहे हैं बिहार में। वो आ रहा है उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा से, वो आ रहा है ऐसी जगहों से जिसकी आपको कल्पना नहीं है, ऐसी जगहों से जिसके बारे में आपको जानकारी है। वो नाव में चढ़कर आ रहा है, गाड़ियों में भरकर आ रहा है। शराब बिहार पहुंच रहा है, और ये शराब जिस तरह से पहुंच रहा है, जेबें गर्म की जा रही हैं जिसकी, वो सारा पैसा लोगों की जेब में जो जा रहा है वो राजस्व बन सकता था, वो सरकार के पास जा सकता था। बिहार की सरकार गरीब है, हमेशा ये मांग करती रहती है हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमें और पैसे और मदद चाहिए केंद्र से। लेकिन जो उसके पास संसाधन है वो जनरेट नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह से ये जो फैसले हैं वोट बैंक इंश्योर होते हैं तो फिर होते रहें, नुकसान भले ही लोगों का हो रहा है, होता रहे। और ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी सच्चाई है जिसको लेकर के बिहार में अब सियासत गर्म हो चुकी है। पहली बार शराबबंदी एक मुद्दा है और लोग इस मुद्दे की इस ओर और उस ओर खड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड, उसका कहना है कि जी नहीं, शराबबंदी तो लागू रहेगी, लेकिन सामने लोग खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार संभल ही नहीं रहा है, क्या लागू कर पाएंगे शराबबंदी। शराबबंदी लागू करने से क्या होगा? आज की तारीख में सब कुछ ढीला हो चुका है, उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, वो भी विरोध करते हैं, जानते हैं मन ही मन की ये गलत है, लेकिन वो इस बात को इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कभी किसी दौर में साथ थे तो समर्थन किया था इस फैसले का। जिस फैसले का समर्थन किया गया था, क्या वो ये फैसला है? शराबबंदी तो बिहार क्या पूरे देश में ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है इस देश में जहां पर खान पान का अधिकार संविधान देता है, वहां आप किसी से ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप अमुक चीज न पीजिए, अमुक चीज न खाइए? मांसाहार का समर्थन तो गांधी दर्शन में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन फूड है या नहीं है? क्या उसे बंद कर दिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल है। और ऐसे में ये जो यूटोपियन आइडिया है, इसको और कितने दिन खींचा जाएगा? तारिक अनवर कांग्रेस के हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ये गलत फैसला, ये फैसला ऐसा फैसला जो गलत तरीके से लागू किया जा रहा है तो नुकसान तो होंगे ही। सबसे मुखर तरीके से प्रशांत किशोर सामने आए, उन्होंने कहा है 1 घंटे के अंदर अगर सरकार बन गई
तो हम इसे हटा देंगे। ये कहीं भी लागू नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं है। इस तरह के राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच वोट बैंक क्या देखना उचित है? इस तरह की त्रासदी के बीच क्या वोट बैंक देखना उचित है? जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसके बीच क्या वोट बैंक देखना उचित है? लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आजकल आते बाहर कम हैं। आप नहीं देख पाएंगे कि जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं, सारण में, सिवान में, गोपालगंज में, वहां के पीड़ित परिवारों से जाकर मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हों, हौसला और ढांढस दे रहे हों, ऐसा आप नहीं देख पाएंगे। ऐसी कोई तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। बस एक SIT बनाई गई है, हाई लेवल मीटिंग कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थोड़ी ना है, ये तो पीने वाले ने पी लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, तो फिर क्या है ये सक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन का। किसे दोषी ठहराया जाएगा इतनी मौत के लिए? तो ऐसे प्रश्न जो कि आपको एक लाइन से दिखाते हैं कि कब कब किन किन सालों में कहां कहां घटनाएं हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक कहानी बताना है, और वो कहानी ये कि खगौल में मंगलवार को कुछ गिरफ्तारी हुई। लेकर के एक टोली जो कि लगातार दूसरे राज्यों से लेकर आता था, शराब लेकर आता था और बिहार में बेचा करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई पटना के खगौल से। जानते हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई वो कौन थे? 6 महिलाएं। नीतीश बाबू की सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। उनके पर्स से 6 महिलाओं के 37 लीटर शराब उन आरोपियों के पर्स से, जो महिलाएं लेकर चलती है, निकली। उनसे पूछा गया कब से ला रही हैं, उन्हें याद ही नहीं था। उन्हें याद ही नहीं था कि वो कब से, कभी मुगल सराय जाकर, कभी झारखंड के कोडरमा जाकर, तो कभी बंगाल जाकर के वो शराब लेकर के आ जाती थी और फिर यहाँ पर वो दुगने तिगने दाम में बेच दिया करती थी। ये एक नया तरीका हो गया है, और आज की तारीख में सबसे आसान तरीके से अगर कोई बिहार में करोड़पति बन रहा है तो वो है शराब का धंधा करने वाला, जो येन केन प्रकारण दूसरे राज्यों से शराब लेकर पहुंच जाता है, बेच देता है और फिर पैसे कमाने लगता है। उन मेहनत कश लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे, जो खून पसीना एक करके पैसे कमा रहे हैं। आप समझिए कि महिलाओं का गैंग ये कर रहा है। किनके लिए शराबबंदी थी? महिलाओं के लिए। और देखिए हो क्या रहा है। ये उदाहरण अपवाद नहीं है, इसीलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से गैंग हैं जो विमेन फोक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिद तो जिद है, वो तो कभी खत्म होगी नहीं। फिर भी जो एक आम आदमी को सूझती है बात, उसे कही जानी चाहिए, रिकॉर्ड पर लाई जानी चाहिए। और वो इसीलिए क्योंकि अगर ये नहीं कही गई तो फिर इतिहास ये कहेगा कि सही समय पर सही बात मीडिया ने भी नहीं कही थी। किसी भी नीति को जब आप बनाते हैं तो उस नीति की समय समय पर अवलोकन होनी चाहिए। वो रिन्यू करना है, उससे बदलाव ला करके रिन्यू करना है, या उसे स्क्रैप करना है, ख़त्म करना है, ये तय होना चाहिए। नहीं हुआ। शराबबंदी के मामले में बिल्कुल नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ, अभी तक नीति विशेष के बारे में कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग पकड़े जाते थे, पहले तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, पीने वालों को भी और बेचने वालों को भी। फिर पीने वालों पर ज़रा सख्ती जो है कम की गई है, लेकिन जो बेचने वाला है उसको अगर आप पकड़ते हैं तो किसको पकड़ते हैं? वो पेडलर जो कि सड़कों पर बेच रहा है या मोटरसाइकिल की डिक्की में रख करके पहुंचा रहा है होम डिलीवरी। जी नहीं, वो नहीं है मेन आदमी। सिंडिकेट कहीं और है, वो बहुत मजबूत है, उसे नहीं पकड़ पाएंगे और आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए तो वो चल रहा है। पॉलिसी को रिन्यू करिए।
अगर लागू करना है तो किस तरह से लागू करना है। पॉलिसी रिन्यूअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप करिए उसे। इसके अलावा जो आपके एनफोर्समेंट में फेलियर्स हो रही हैं, एनफोर्समेंट में फेलियर्स 2016 से ही शुरू हो गई थी। एनफोर्समेंट में फेलियर का एक दायरा तो कानून है, वो अच्छे से लागू हो। दूसरा दायरा है एजुकेशन। आप उसको एनफोर्स करने के लिए कब लोगों को आपने ये बताया कि शराब बुरी चीज होती है, आपको नहीं पीनी है, और आपके लिए ही ये फैसला लेकर हम आए हैं। इस फैसले से राज्य को नुकसान है, लेकिन फिर भी ये फैसला लेकर के हम आए हैं। आपने एनफोर्समेंट किस तरह से किया है? क्या एक मद्य निषेध मंत्रालय बना देने भर से काम हो जाएगा? नहीं हो रहा है, और उसका उदाहरण ये मौत है। आप एक्स ग्रेशिया दे दीजिए, आप लोगों को कुछ पैसे दे दीजिए, मुआवजा, जिंदगियां वापस नहीं आती हैं। जिंदगियां जो चली गई, जो लोग अंधे हो गए, वो वापस कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए पिछली घटना को भूल जाने का सबब नहीं होना चाहिए। पिछली घटना जो है उसे लेसन लेने का सबब होना चाहिए। लेसन नहीं लिया गया, इसी कारण से घटना पर घटना होती चली जा रही है। और आपको आखिर में बताएं कि इसे करने वाले जो लोग हैं वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आ रहे हैं। ये जो सिंडिकेट, पावरफुल सिंडिकेट्स चल रही हैं बिहार में, जो शराब ला रही हैं, बेच रही हैं, और जब तक ये नीति लागू है अपने घर भर रही हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज रही हैं, दूसरे के बच्चे भले मर जाएं। वो ऐसे सिंडिकेट वाले हैं जिनके कलकत्ता में, मुंबई में, नोएडा में बड़े बड़े घर हैं, जिन्हें पीने की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन जगहों पर चले आते हैं। उस सिंडिकेट को कैसे तोड़ा जाएगा? क्या नीति है आपके पास? क्या आप इसलिए नहीं तोड़ पाते हैं कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग जो कि सत्ता में कहीं ना कहीं मजबूती से बैठे हुए हैं, जिनके इशारे और प्रेरणा से ही शराबबंदी का हाल बिहार में ये है। वो सिंडिकेट अगर नहीं टूटेगा तो फिर बिहार में शराबबंदी नहीं हो सकती है। और ऐसे में ये चुनावी मुद्दा अगर इस बार का है तो बहुत बढ़िया है। लोगों को तय करने दीजिए कि आखिरकार इस तरह के शराबबंदी की उन्हें जरूरत है या नहीं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार।